कैसे आप सभी साथियों। हम लोग पिछले कई दिनों से मतलब कि हम लोगों का अध्याय 1 चल रहा है। हम लोग अध्याय 1 के बहुत अंतिम चरण पे चल रहे हैं, नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 में। और हालांकि हमारा इकोनॉमिक का अध्याय 1 कंप्लीट हो गया है। कल से जो इसका अध्याय 2 मतलब कि दूसरे वीडियोस आएंगे, भाग अध्याय 2 के आएंगे। और आज जो है ये हम लोग नागरिक शास्त्र अध्याय 1 का ये पार्ट 5 है। और ये बहुत छोटा विषय है, मतलब कि आज के हमारा जो टॉपिक है वो है गुट निरपेक्षता। निरपेक्षता इसको कुछ लोग क्या कहते हैं ना, गुट निरपेक्षता निरपेक्षता ऐसे नहीं है। निरपेक्षता ये फास्ट वर्ड है, ये दोनों बहुत फास्ट है। अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो नॉन एलिमेंट। देखिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि इसमें बोर्ड में। आप अगर इन प्रश्न को समझ गए तो आपको ये तो ऑटोमेटिक समझ में आना ही आना है। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न है, ये इसी के से संबंधित है। ये नहीं कि हम ये नहीं पूछेंगे कि पिताजी का क्या नाम है, माताजी का, कुछ नहीं। जैसे कि पहला मेरा इसमें जो प्रश्न है वो है कैसे बना। आज हम लोगों को क्या क्या बात करनी है ये बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न है इसकी पहली सम्मेलन, मतलब इसकी पहली बैठक। तीसरा इसमें है अभी तक ये क्यों है, खत्म क्यों नहीं हो गया है। हमारा दोनों महाशक्तियों की जो दो ध्रुवीयता है वो तो खत्म हो गया, मतलब कि जो दो गुट बने थे, एक गुट तो का अंत हो गया ना, मतलब कि शीत युद्ध तो खत्म हो गया। तो ये क्यों नहीं खत्म हुआ, और ये तो शीत युद्ध के अंदर ही आता है ना, इसलिए तो अभी तक ये जानना जरूरी है कि अभी तक ये क्यों नहीं खत्म हुआ, अभी तक यह क्यों है। और अंतिम में इसमें अभी चौथा चीज हमको ये जानना है, इसकी मतलब कि प्रासंगिकता, महत्वता क्या है। महत्वता, इसकी महत्वता, यही 4 चीज अगर आज हम लोग जान जाएंगे तो हमें गुट निरपेक्षता के बारे में पता चल जाएगा अच्छे से। तो यदि हम बात करें कैसे आया, कैसे बना ये, मतलब गुट निरपेक्षता बना क्या, तो पहले हम लोग इस शब्द से परिभाषित हो जाए तो आपको बता दें कि इसकी आज तक की किसी वैज्ञानिक, इतिहासकार ने, विद्वानों ने, किसी ने इसकी परिभाषा को इसको नहीं परिभाषित कर पाया, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं। तो पहली चीज तो देखिए, गुट निरपेक्षता जो है ये कैसे बना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1945 में ब्रिटेन चलना होगा। 1945 के टाइम में ब्रिटेन में, तो देखिए ब्रिटेन में 1945 में क्या था ना कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन से पहले वहाँ की जो सरकार थी वो चर्चिल की थी। और जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में चर्चिल हार गए और क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। तो क्लीमेंट एटली ने ये मतलब कि ये डिसीजन लिया, ये निर्णय किया कि ब्रिटेन का जिन पे कब्जा, मतलब कि जिन देशों पे ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है, उपनिवेशवाद का सिस्टम है, उसे वहां से अब जो है मुक्त कर रही है। मतलब कि अब वहां पे स्वतंत्रता आ जाएगी, वहां के लोगों के हाथों में वहां के देश को दे दिया जाएगा। अब हम लोगों से वहां कोई नहीं रह जाएगा। हालांकि अपने भी देश में ब्रिटेन का ही शासन था, ये भी बता दे, ब्रिटेन सरकार थी हमारे यहाँ भी। तो ये तो हम लोगों के यहाँ देश में तो पहले से ही चर्चा हो रही थी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कि मतलब अंग्रेजों को हटाओ। सुभाष चंद्र बोस ने नाक में अंग्रेजों के नाक में दम रख कर रखा था कि भाई देश आजाद करो। महात्मा गांधी लगे ही थे अपने, मतलब कि बड़े बड़े महास्वतंत्रता सेनानी अपने देश को आजाद कराने लगे। तो भारत की बात तो हो रही थी, और ब्रिटेन जो था वो खाली भारत पे नहीं कब्जा कर रखा था, बहुत से देशों में, श्रीलंका भी आजाद हो रहा था उस टाइम,
अब आपको बात करें तो घाना एक अफ्रीका में, वो भी आज़ाद हो रहा था। यूगोस्लाविया भी आज़ाद हो रहा था। मतलब ये सब ब्रिटेन में थे, सब आज़ाद हुए थे। 1945 में चर्चिल मतलब कि क्लेमेंट एटली ने बोला था कि अब सब देश आज़ाद हो जाएंगे, अब सारे देशों को सब उन लोगों के देश मतलब कि अंडर कर दिया जाए, हम लोगों को कोई खाली आप समझिए कैसे बना। मैं ये बता रही, सब थोड़ा हिस्ट्री है। इंडोनेशिया भी आज़ाद हुआ था। अब देखिए, ये तो सब आज़ादी वाले थे, मतलब कि स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे। तो इन लोगों में क्या था ना कि जब ये 9 स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, तो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो के चलते समझ लीजिए कि गुट निरपेक्षता के पीछे उन्हीं का हाथ है। हालांकि किताब जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो आपको भी पता है कि गुट निरपेक्षता में तो अपने देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, ये मतलब मार्शल टीटो, ये सब देश आते हैं। लेकिन सबसे मेन है इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो का योगदान गुट निरपेक्षता में। तो आपको बता दें कि 1950 की दशक में अब शीत युद्ध तो चलने लगा था दोनों महाशक्तियों में। देश उस समय शीत युद्ध के समय में एक ही हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि देश जो है दो दुनिया मतलब कि 2 गुटों में विभाजित हो रहा था, जिससे बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा आंदोलन था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इस तरह से क्या था ना कि जब वो देश सब आज़ाद हो रहे थे, मतलब कि जब सब देश आज़ाद हो रहे थे, तो डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के जो उनका अपने मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री से पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छी तालमेल बनती थी, अच्छे से वो रहा करते थे, सारा सिस्टम देखा करते थे। तो एक दिन डॉक्टर सुकर्णो जबकि मतलब हालत सीरियस हुई, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो जो है अपने देश के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, उनको अपने देश में दिल्ली लेकर आके शिफ्ट किए थे, जहाँ पे मतलब कि इनकी बातें हुई, बातचीत हुआ, मतलब कि दिल्ली में जो है लोगों ने बातें की कि हाँ शीत युद्ध का समय चल रहा है, ये हो रहा है, कैसे हमारा देश मतलब कैसे विकास करेगा, ये सबको मद्देनजर रखते हुए तो अब देखिए 2 देश तो मिल गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो। तो अब क्या है, अब हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी के दृष्टि से अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ क्या है। यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ ब्रास टीटो और अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों ने 1956 में एक बैठक बुलाई। एक बैठक की जो बहुत सफल बैठक रहा, और उस बैठक में इन्होंने यही बात कही, मतलब कि गुट निरपेक्षता के अहम मुद्दे को बात किया गया। गुट निरपेक्ष हम लोग जो है न दोनों गुटों में, ये जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र ये आर्थिक तरह से मतलब कि आज तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, इन लोगों की सैन्य क्षमता भी कमजोर थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। तो इसलिए यदि ये सोच रहे थे कि यदि हम एक गुट में यूएसएसआर में जाएंगे तो हमें मतलब कि यूएसए से थोड़ा मतलब यूएसए वाले की नज़र में गिरेंगे, ये होगा। और अपने देश के जो मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि मतलब वो एक समाजवादी थे, और उनका और मतलब कि जो 2 देश है यूगोस्लाविया और मिस्र, ये लोगों का मतलब कि ये सब समाजवादी थे, समाजवादी नेता मिले थे। तो इन लोग का कहना था कि अरे अभी तो हमारा देश आज़ाद हुआ है, अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, अगर हम यूएसएसआर में जाएंगे तो हमको उसकी बातें माननी पड़ेगी, वो हम मतलब वो जैसे कहेगा हमको वैसे करना पड़ेगा, मतलब हम लोग फिर से गुलामी मतलब कि अभी तो सत्ता में आए हैं
मतलब कभी तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, उपनिवेशवाद से हटा है, इसलिए लोगों ने कहा कि हम लोग किसी गुट में न जाके हम लोग एक अलग रहेंगे। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि अब ये नहीं कि हम अलग हो गए तो हमें किसी से हमारा मतलब कि हमारा जो यूएसएसआर से भी पूरा वो रहेगा और यूएसए से भी हमारा पूरा व्यवहार रहेगा। तो एक तरह से दोनों तरफ से हम लोग बने रहेंगे। जिस तरह से एक घर में क्या होता है कि अगर आपके घर में है, आपके यहाँ आपके मतलब कि जो सिस्टर को ले लेते हैं कि अगर आपकी जो सिस्टर उनकी शादी हो गई है तो फैमिली का क्या है, अब आपके सिस्टर का क्या है, इधर भी बनाई है और अपने भी घर को चला रही है। इसी तरह से इसमें भी यही दोनों बना है। तो वो फिर इस तरह से जो है 1956 में लोगों की पहली सफल बैठक हुई, जिसका इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो और गमाल अब्दुल नासिर, नहीं सॉरी ये तो मिस्र, ये तीनों लोग तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मतलब इन्हीं तीनों ने किया था। गमाल अब्दुल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्राज टीटो, ये तीनों का तो मतलब मीटिंग हुआ था। लेकिन इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना जो कि अफ्रीका में पड़ता है ये भी एक मतलब कि इसके ऊपर भी फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, मतलब फ्रांस का अधिकार हुआ करता था, फ्रांस से आज़ादी पाया था। तो घाना के एक वो थे वामे, एनुक्रोमा वामे, लेकिन उनको हम वामे के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने क्या किया था कि इनकी बहुत ही समर्थन किया था, मतलब पूरा समर्थन दिया था गुट निरपेक्षता वाली मीटिंग हुई थी उसकी उस पर। तो इस तरह से ये हमारा जो है कैसे बना आप समझ चुके हैं कि हम मतलब कि तीन देशों ने मिलकर मीटिंग की, बैठक सभा करी अपनी। सब बैठक बहुत सफल रही, जिसमें लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब हमारा जो है हम लोग दोनों गुटों में से किसी गुट में नहीं जाएंगे। अभी हमारा देश आज़ाद हुआ, हम फिर अपने देश को किसी उसमें नहीं डाल सकते हैं कि हमें यूएसएसआर में जाएंगे तो हमको यूएसएसआर की बात माननी पड़ेगी, यूएसए में जाएंगे तो वो जैसे कहेंगे वैसे हमको रहना करना पड़ेगा। इसलिए इन दो ये था। तो ये कैसे बना हमारा क्लियर हुआ। इसकी पहली बैठक की बात करें तो इसकी पहली बैठक 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। और उस समय इसमें जो है, और मैंने जो ये 5 बताया ना, भी आपको अभी बता दें कि मिस्र भारत कहा जाए, मतलब कि मिस्र के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर, मतलब 3 यही, और डॉक्टर सुकर्णो और घाना के वामे, यही 5 मतलब कि गुट निरपेक्ष के संस्थापक कहलाते हैं। हालांकि शुरू तो इंडोनेशिया ने किया था, डॉक्टर सुकर्णो का था, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन किया, पूरा समर्थन दिया। इसकी पहली बैठक 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ पड़ता है, यूगोस्लाविया की राजधानी है। अभी तक यहाँ, अब ये है कि अभी तक यह क्यों है हमारा। और देखिए 1961 में जो बैठक हुआ था तो इसमें जो है 25 देशों ने हिस्सा लिया था। इसे भारत मतलब विदेश नीति के उसमें रखा जाता है, विदेश नीति के दर्जे से देखा जाता है, करा जाता है, विदेश नीति में आता है नॉन अलाइनमेंट। तो 25 देशों ने मतलब कि उस सम्मेलन में शामिल हुए थे, 25 देशों के सदस्य। और इस पे 3 अहम मतलब कि हालांकि बातें तो बहुत होती है, लेकिन 2 से 3 महत्वपूर्ण है। पहली अहम बात में ये कहा गया था कि अब हमारा मतलब कि हम सब के मध्य जो है एक सहयोगिता बनी रहेगी, जिस हम में से जिसको आवश्यकता पड़ेगा हम लोग सब उसकी मदद करेंगे। दूसरा इसमें ये कहा गया था कि दोनों गुटों में से हम लोग किसी भी गुट में नहीं का मतलब कि वो नहीं रहेगा कि हम लोग यूएसएसआर में भी नहीं जाएंगे, यूएसएसआर में नहीं, हम लोग दोनों तरफ बराबर रहेंगे। यूएसए से भी मेरा पूरा बराबर समर्थन रहेगा और यूएसएसआर से भी मेरा बराबर रहेगा। और अगर हम बात करें अब अभी तक यह क्यों है, तो इसमें बता दें, देखिए
ऐसा लोग क्यों, हम लोग ऐसा, मैंने ये क्यों लिखा है पहले तो, अभी तक ये जिसको तो जिंदगी मतलब कई साल भी रहे तो भी जिंदगी भर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो लोगों का ये मतलब कि मतलब जो आलोचक थे, लोगों की आलोचनाएं थी कि भाई जब गुट निरपेक्षता अब क्यों है, गुट निरपेक्षता को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि सीज कोल्ड वार खत्म हो चुका है, कोल्ड वार अब है नहीं। अब दो महाशक्तियां थी, दोनों में से सोवियत संघ का अंत हो चुका है, विघटन हो गया है। अब तो अमेरिकी खाली एक ही संगठन बची है ना, एक ही शक्ति है ना, महाशक्ति है। तो जब शीत युद्ध खत्म हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गया, तो इसको भी, लेकिन देखिए इसका क्या था ना कि ये कोई ऐसा नहीं था कि हम, इसका उद्देश्य था हम लोगों को निःशस्त्रीकरण रहना है, मतलब कि बिना बेहथियार को के बाद वो अपने संबंध को बनाए रखना है हम लोगों, मतलब कि इसके जो वो है एम और शांति का सहयोग, मतलब कि विश्व शांति रखना है, विश्व में शांति बनाए रखना है, कोई युद्ध बुद्ध न करना है। तो ये क्या है, बनाए रखना है और हम लोगों को अपने हथियारों से दूर रहना है, मतलब अपने नहीं, मतलब कि हथियारों का उपयोग बहुत कम करना है, नहीं के बराबर करना है, इस तरह से। तो ये चीजें क्या है कि चलती रहेगी। इसमें कोई शीत युद्ध में क्या था, एक पार्टी है, मतलब कि दो गुट है, दोनों गुटों में से एक गुट में जाओ, दोनों गुटों करेगा तो दोनों गुटों के मध्य जो है आपसे टकराहट रहा करेगी, इसमें कोई टकराहटे नहीं है, इसलिए ये अभी तक बना हुआ है और ये अभी तक बना है और इसका मेन मुद्दा जो है यही है, मेन एम उद्देश्य यही है कि ये जो है विश्व में शांति बनाए रखना है और निःशस्त्रीकरण, मतलब कि बिना हथियार का उपयोग में रहना है। अब अगर हम बात करें इसके महत्वता की, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये तो देखिए प्रासंगिकता में तो बताएं तो एक चीज मैं बता सकता हूँ कि गुट निरपेक्ष से जो है, इससे जो है भारत, मतलब कि भारत को, हालांकि ये जो है हम इसी में एक और भी टॉपिक जोड़ दें, भारत और विदेश नहीं, भारत और शीत युद्ध। तो देखिए शीत युद्ध ने क्या किया कि भारत को नए मतलब कि जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, नए देश थे, उन लोगों से मिलने का मौका मिला, मुलाकातें हुई भारत ने उनके साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाए रखा और गुट निरपेक्षता इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था। और यदि हम बात करें प्रासंगिकता में, एक पॉइंट और आता है कि 1970-71 के करीबन लगभग इंदिरा गांधी को मतलब कि सोवियत संघ ने मदद किया था, सोवियत संघ ने मदद किया था इंदिरा गांधी, जब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मतलब कि युद्ध हुआ था, तो उसमें मतलब कि अपने देश ने जो भूमिका निभाई थी, हमारे देश की भूमिका में सोवियत संघ ने मदद की थी। तो सोवियत संघ अब तो भाई ये गुट है और इसका नियम है कि किसी भी गुट से मदद लेंगे नहीं, हम मदद के लिए उसके पास जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। तो फिर ऐसा इन्होंने कैसा कर दिया, ये तो हमारे गुट निरपेक्षता की पूरी मतलब कि बहुत, ये गुट निरपेक्षता ही खत्म हो गई मदद लेने के बाद, मतलब कि सोवियत संघ में जाके मिल गई। अब पाकिस्तान जो था उस समय से अमेरिका से मतलब कि उसका अच्छा संबंध हो गया, तालमेल बैठ गया था। तो अब सोवियत संघ और दूसरी बता दें इंदिरा गांधी जो है सोवियत संघ के पास नहीं गई, सोवियत संघ खुद चल के आया, मतलब इंडिया आया और मदद देने के लिए तैयार हुआ। तो जब हम किसी परिस्थिति में रहते हैं, हमारा देश किसी परिस्थिति में है, तो जब हमारी कोई मदद करता है तो हम लोग तो सिंपल बात है कि उसकी मदद लेंगे। हम लोग तो नहीं ना कहते, मतलब कि इंडिया तो नहीं ना गया था, यही पॉइंट है। तो ये भी एक प्रासंगिकता में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और यदि हम बात करें अब भारत और शीत युद्ध की, तो देखिए इसमें सबसे बढ़िया एक ही डिफाइन में कहा जा सकता है कि शीत युद्ध में भारत की विदेश नीति बहुत ही अच्छी से चलने लगी, गुट निरपेक्षता के चलते भारत की विदेश नीतियाँ बनने लगी। शीत युद्ध का यही वो था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंस लगेगी अब मैं वो आपको जब इसके अभ्यास प्रश्न पर हल करना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा आज का भी ये अध्याय पूरा हुआ, हालांकि एक नव आर्थिक व्यवस्था है, मतलब कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी एक टॉपिक है, लेकिन इसका हम किसी प्रश्न में एक जिक्र है, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा।
तो हमारा आज अध्याय 1 पूरा हो गया। चलिए मिलते हैं मैं आपको अगले अध्याय में। जय हिंद, जय भारत।